हेलो साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा के सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने ज्ञान बिंदु के सेट 1 से लेकर 3 तक यानी कि 1 to 3 सेट को डिस्कस कर लिया हुआ है। उन सेट को हमने कवर कर लिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इससे अलावा अगर बात किया जाए एक और महत्वपूर्ण बात, तो साथियों जब भी हम सेट का अभ्यास शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा यानी कि 100 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। बीच में इसे स्किप करने से आपका कोई भी सेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आधा अधूरा सेट रहेगा तो साथियों आप एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। जब आपका टेस्ट सीरीज बेहतर नहीं हो पाएगा तो आप सोचिए आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। आपने जो भी पढ़ा है उसका सही तरीके से अगर आकलन करना है तो इसके लिए टेस्ट सीरीज एक महत्वपूर्ण हथियार होता है, एक महत्वपूर्ण की होता है साथियों। तो कभी भी टेस्ट सीरीज जब आप शुरू करें तो ये मान लीजिए कि अभी आपका मूड नहीं है या अभी आपका समय नहीं है, अभी आपको टेस्ट नहीं लगाना है, टेस्ट सीरीज़ का ऐप अभी कोई भी ऐप पर या वीडियो पर आपको टेस्ट नहीं लगाना है तो टेस्ट शुरू नहीं करें। लेकिन अब जब हमने टेस्ट स्टार्ट कर लिया है, हमने वीडियो को स्टार्ट किया है, तो क्या करेंगे, कंप्लीट पूरा करेंगे और उसे समझेंगे। खुद से जो बताया जा रहा है उसको समझने के अलावा अपना सेल्फ जो है सेल्फ अपने खुद से इसे डिस्कस करेंगे, समझेंगे और इसे एनालाइज करेंगे, तब जाके आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाएगा। तो साथियों आप हमें जितना सपोर्ट कर रहे हैं और जितना हमें प्यार दे रहे हैं, इस सभी के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और सेट नंबर 4 का शुरुआत करने जा रहा हूं बिना आपका एक भी समय वेस्ट किए हुए। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है। तो देखिए ऐसा जो है करने वाला श्रीलंका जो है वह देश है, जो कि उनका श्रीलंका का 75वां स्वतंत्रता दिवस था और उस अवसर पर भारत के पहले जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका चित्र सहित एक डाक टिकट जारी किया है। तो श्रीलंका वह देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। तो प्रधानमंत्री असम में भाग लेंगे। ठीक है, असम राज्य में जो विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन शुरू हुआ रहा है, उस कीर्तन में वो भाग लेने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और उनका संबंध किस खेल से, तो यानी कि उनका संबंध किस देश से। फुटबॉल के तो खिलाड़ी हैं ही हैं, साथ ही साथ वो वेल्स से खेलते हैं, यानी उनका देश का नाम है वेल्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। तो 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। देखिए अगर बात किया जाए डॉपलर वेदर रडार की, तो यह एक ऐसा उपकरण से है जिसकी मदद से भविष्यवाणी जो है मौसम के रिगार्डिंग यानी मौसम के लिए एक्यूरेट भविष्यवाणी की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। उन्हें डैश ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वह पूछा गया है कि ये जो नीलमणि फुकन है उनको कैवां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यानी कि जो क्रम से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है, जो ज्ञानपीठ कवि नीलमणि फुकन को दिया गया है वो कौन सा है, तो वह साथियों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह नीलमणि फुकन को दिया गया है और यह किस साल के लिए दिया गया है, 2021 के लिए दिया गया है। ठीक है, 2021 के लिए दिया गया है। यह 56वां जो है ज्ञानपीठ 2021 के लिए दिया गया है। जबकि अगर 57वां ज्ञानपीठ की बात किया जाए, 57वां ज्ञानपीठ की बात किया जाए जो कि 2022 के लिए दिया गया है और वह दिया गया है दामोदर मौजे को। किसे दिया गया है, दामोदर मौजे को। ठीक है दोस्तों, दामोदर मौजे को दिया गया है।
ये 2022 के लिए दिया गया है और वह 57वां होगा। और नीलमणि फुकन की बात करेंगे तो वह 56वां होगा और वह 2021 के लिए दिया जाएगा या दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली आर्मी ऑफिसर कौन है। देखिए पूछा क्या जा रहा है कि सियाचिन बैटलफील्ड जो होता है उसमें तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है। तो यह आर्मी ऑफिसर शिवा चौहान है, जिनका संबंध राजस्थान राज्य से है और वह सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश, साथियों प्रश्न में गौर करेंगे मध्य प्रदेश यहाँ पे हाईलाइटेड कर रखा है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में यह प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है। सबसे पहले यह प्रवासी अगर भारतीय दिवस मनाने की परंपरा है तो यह महात्मा गांधी 8 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उन्हीं के सम्मान में या उन्हीं को याद करते हुए यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब पूछा ये गया है कि जो 2023 में मनाया गया मध्य प्रदेश में वह कैमा था, कौन सा क्रम था भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का, तो यह 17वां क्रम था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है और इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो यह जो उद्घाटन हुआ है इसका उद्घाटन नागपुर शहर में किया जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो यह जो पीएम मोदी 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन की बात करें तो इसका आयोजन नागपुर में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी में राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। तो कुल मिला के यह जो पुरस्कार है 11 श्रेणियों में है ना, 6 श्रेणियों में 11 बच्चों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। देखिए श्रेणी की बात किया जाए तो 6 श्रेणी याद रखेंगे, कुल कितने श्रेणियों में दिया गया है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 6 श्रेणी में दिया गया है और ये पूछा गया है कितने बच्चों को दिया गया है 2023 के लिए, तो यह 11 बच्चों को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि गांधी अ सेमीन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इस नामक यह जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है या इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसे धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी, यह लाडली लक्ष्मी एक योजना है, स्कीम है 2.0, यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है समर्थ है ना, उसे लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। एक गवर्नमेंट जो है पोर्टल है, ई गवर्नमेंट पोर्टल जिसका नाम है समर्थ, और इसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दक्ष किस संस्था के द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्ट मॉड्यूल है। यह जो दक्ष जो है एक पोर्टल है ना, एक संचालित धोखाधड़ी मॉड्यूल है जो जागरूक करेगा, और यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा यह इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कुल मिला के 12 चीतों को लाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ पे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कुल मिला के 12 चीतों को लाने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, समझौता किया गया है। और साथियों ये पूछा गया था जिस समय, अब लाया भी जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है भविष्यो रक्षित रक्षित है ना, भविष्यो रक्षित रक्षित। अगर बात किया जाए NCPCR की तो उसका पूर्ण नाम है साथियों नेशनल कमीशन फॉर
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, चाइल्ड राइट्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तांगपे चोगा यह किस समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। दोस्तों, यह तांगपे चोगा जो है उसे बौद्ध संप्रदाय के लोगों के द्वारा लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। देखिए साथियों, 17 से के अलावा जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे तो यह तो सेट नंबर 4 है, तो सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 के जितने मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे उनका एक सेपरेट वीडियो डाला जाएगा ताकि जीएस कंटिन्यू चले, उसमें ब्रेक ना हो। तो चलिए देखते हैं कहाँ मैथ है, उसके बाद जीएस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर से। तो यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ये भी सॉल्व किया जाएगा। अब 23 नंबर से फिर से जीएस आ गया है, तो चलिए 23 नंबर से जीएस को फिर से कंटिन्यू करते हैं। विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर अवस्थित है। तो अगर झूलता बगीचा की बात की जाए, झूलता हुआ गार्डन, हैंगिंग गार्डन, तो वह बेबीलोन में है। झूलता बगीचा जो है हैंगिंग गार्डन, वह बेबीलोन में स्थित है। प्रश्न 24 में कह रहा है कि फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे। तो वह काली कमीज पहनते थे। ठीक है, काली कमीज पहनते थे। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक स्तंभ क है और दूसरा स्तंभ ख है। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में यह 1955। ठीक है, तो 1955 में क्या हुआ था, भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक, ये किसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी उसको आपको सुमेलित करना है। तो चलिए 1955 की बात की जाए तो 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ए का ऑप्शन नंबर 3 राइट मैच होगा। अगर बात किया जाए 1964 की, तो 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी, बी का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में कह रहा है 1982 यानी कि 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई थी। सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर राइट कूट को देखें कि कूट कौन सा सही सुमेलित हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो कूट है आपका राइट सीक्वेंस में है, यानी कि जो किसका सही से किस उद्योग का किस बैंक का किस वर्ष स्थापना हुआ था उसके बारे में है, या किस बोर्ड का किस वर्ष स्थापना हुआ था उसके विषय में यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। यहाँ पे एक योजना है और यह कार्यक्रम है। तो प्रथम योजना में कौन सा कार्यक्रम हुआ, द्वितीय योजना में, तृतीय योजना में, चतुर्थ योजना में और पंचम योजना में, तो उस कार्यक्रम के साथ सुमेलित करना है। चलिए, तो पहला है प्रथम योजना। प्रथम योजना में बात की जाए तो उसमें आधारभूत उद्योगों का प्रसार हुआ, ए का 3rd हो जाएगा। अगला है द्वितीय योजना। द्वितीय योजना की अगर बात की जाए तो यह यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। प्रथम योजना की बात की जाए तो प्रथम योजना के दौरान सामुदायिक विकास का हुआ था, है ना, यह कार्यक्रम चलाया गया था। और द्वितीय योजना की बात की जाए तो द्वितीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण का कार्यक्रम चलाया गया था। तीव्र औद्योगिक को विकास करने के लिए, उद्योग धंधे को विकास करने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए, सुचारू रूप से अधिक उद्योग का विकास हो सके इसके लिए, है ना। तो यह द्वितीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बात की जाए तृतीय योजना की, तो तृतीय योजना के दौरान यहाँ पे आधारभूत उद्योगों का प्रसार हुआ था, है ना, विकसित हुआ था। अगर बात किया जाए चतुर्थ योजना की, तो चतुर्थ योजना के दौरान स्वावलंबन प्राप्ति एवं स्थिरता कार्यक्रम चलाया गया था। और पंचम योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को चलाया गया था। इस प्रकार से अगर हम कूट को देखें तो क्या मिल रहा है, ए का 2 नंबर, जो कि ऑप्शन ए में नहीं है। फिर बात किया जाए
बी का 1 नंबर। अब बी का 1 नंबर देखेंगे तीनों में है। अब देखेंगे फिर सी का ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा। फिर डी का ऑप्शन नंबर 5, तो यहाँ से आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो इस हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर को प्रसारित किसके द्वारा किया जाता है, प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका प्रसार किया जाता है अथवा इसको प्रकाशित किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज की संस्था को 29 कार्य की सूची के संदर्भ में प्रश्न कर रहा है। तो यह जो है अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत उसे यह क्या कर रहा है, इस 29 कार्यों की सूची की अनुच्छेद में यह तो 243 जी में इसका चर्चा किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में और उनके 29 कार्यों के बारे में। प्रश्न संख्या 29 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। ऑप्शन जहाँ पे दे रखा है उसमें शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध है। तो देखिए प्रशांत महासागर में स्थित एक जगह है, वहाँ पे रिंग्स ऑफ फायर क्या है, सक्रिय ज्वालामुखियों का यह जगह है। तो ज्वालामुखी से भी इसका संबंध हो जाएगा और वहाँ पे अमूमन भूकंप भी आया करता है। तो प्रशांत महासागर, भूकंप और ज्वालामुखी यह तीनों का संबंध रिंग ऑफ फायर से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यह केनेटुकी है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टेट है जिसे ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो संचार उपग्रह का जो भी है विकास जो है उसका कार्यकाल वायुमंडल के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि संचार उपग्रह जहाँ पे बैठाए जाते हैं और उसका अवस्थिति जो है वह बहिर्मंडल में इसको स्थापित किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। तो यह आपदा प्रबंधन एक्ट जो है उसे 2005 में बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। तो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए यह राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और डेवलपमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसे राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 35 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो ओजोन का भी यूज हम करते हैं जल को स्वच्छ करने के लिए, और उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे क्लोरोमीन या क्लोरीन भी कह सकते हैं और क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज़ भी किया जाता है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 की बात की जाए तो अभी इसमें क्या कह रहा है कि असत्य यानी कि जो फॉल्स है उसका चयन करना है। अब देखिए दो जगत का वर्गीकरण है ना, उसके बारे में बात की जाए तो इसकी खोज जो है वह कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। द्विजगत वर्णन का दो जगत वो है ना, उसके बारे में यह खोज कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया, यानी इस सिद्धांत को कैरोलस लिनियस ने दिया था। तीन जगत का सिद्धांत जो है वह हेगल के द्वारा दिया गया था, हेकल के द्वारा। और चार जगत की बात की जाए तो इसे पार्डस नहीं बल्कि कोपलैंड ने दिया था, कोपलैंड महोदय ने। तो पार्डस यहाँ पे गलत हो जाएगा, कोपलैंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोपलैंड आपका राइट आंसर बनेगा। तो आपको यहाँ पे गलत ढूंढना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और पांच जगत वर्गीकरण के बारे में हिटकर ने बताया था, जिसे विटिकर, यहाँ पे हिटेकर लिखा हो ना, आप विटिकर इसको पढ़ सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? तो यह जो है इस मत को, इस विचार को किसने प्रस्तुत किया था? तो यह रुडोल्फ विर्चो के द्वारा यह मत दिया गया था, यह विचार दिया गया था कि जो भी है ना सारे के सारी कोशिकाएं पूर्व में जो निर्मित कोशिकाओं हैं उससे ही इसका निर्माण होता है। प्रश्न 38 में कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्यूलोसाइट्स
कण में कौन सा कण नहीं आता है, आता है नहीं पूछा रहा है, कौन सा नहीं आता है, तो इसमें लिम्फोसाइट नहीं आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अमर बेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है। तो अमर बेल क्या होता है कि जिस पेड़ पौधे पर वह अपने शाखा को फैलाता है, वहाँ से उसके रसों को क्या करता है, वो अपने आप अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो उसको सुखा देता है, उसके सारे जो है पोषक तत्व को वो ग्रहण कर लेता है। तो यह क्या है, एक चूसक मूल है। ठीक है, उसके रस को खींच लेता है, तो चूसक मूल है। प्रश्न संख्या 40 की बात करें तो 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा जो है कथन असत्य है जो कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, जबकि ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि यह हरित लवक के ग्रेना में होता है। तो ग्रेना में होता है, ये सही है, यानी कि बी आपका गलत हो जाएगा, यह स्ट्रोमा में नहीं होता है जबकि ग्रेना में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संधि यानी कि ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है। तो ज्वाइंट कोहनी में यानी कि हिंग ज्वाइंट पाया जाता है, यानी कि कब्जा संधि पाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, कोहनी के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपका पाया जाता है कब्जा संधि, जिसे हिंग ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। और नीचे दिए गए जो यहाँ पे है, जैसे वृक्क का बात करें, है ना, वृक्क यानी कि किडनी, यकृत यानी कि लीवर, श्वेत ग्रंथियाँ और फेफड़े, तो इनका क्या कार्य है। तो देखिए आप एक का आप निकाल के देखिए, किडनी का क्या काम होगा, मूत्र निर्माण, एक का थर्ड होगा। यकृत क्या करेगा, यूरिया निर्माण। फेफड़े का क्या काम होगा, फेफड़े CO2 का निष्कासन, यहाँ पे हो जाएगा फेफड़े का CO2 का निष्कासन, और श्वेत ग्रंथिया का हो जाएगा त्वचा। इस तरीके से अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ए का थर्ड जो कि हमने मिलाया है, फिर कह रहा है बी का 1 यानी कि यकृत यानी कि आपका लीवर यूरिया का निर्माण करेगा, और श्वेत ग्रंथिया त्वचा का, और फेफड़े की अगर बात की जाए तो वह CO2 का निष्कासन करेगा। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र यानी कि रिले स्टेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एपिथैलेमस, सेप्थैलेमस और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, पूछा जा रहा है कि रिले स्टेशन के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जो है थैलेमस ग्रंथि है, उसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है, यानी कि अस्थायी कण के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रोटॉन जो होता है वह अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है। यह बीटा किरण है वह प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेद कर सकता है। ये कह रहा है कि जो पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे होती है उसको वह विच्छेदित कर सकता है, विभाजित कर सकता है। तो यह जो अल्ट्रावायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरणों है उसको विच्छेदित करता है क्रूक्स कांच। ऑप्शन डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि शांति कारक औषधि के बारे में बात की जाए तो पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसे शांति कारक औषधि के रूप में यूज किया जाता है, यह एक यौगिक है। यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल कौन सा है। यानी वह केमिकल जिसे डायनामाइट बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, यह एक क्या है, केमिकल है जिसे आपको डायनामाइट निर्माण में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। तांबे की मात्रा अधिकतम जो है वह कांसा में होता है। यहाँ पे ऑप्शन पीतल है, जर्मन सिल्वर, गन मेटल और कांसा। तो कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, जाहिर सी बात है। प्रश्न संख्या 50 की बात करें तो तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी यानी कि रिस्ट्रिक्शन बैन लगाने वाला पहला देश कौन बना है।
तो भूटान जो है वह तंबाकू की बिक्री पर पाबंदी लगाने के वाला पहला देश बन गया है, यानी कि उस पर बैन लगाने वाला। प्रश्न संख्या 51 में कह रहा है कि पायरिला किस फसल का कीट है। पायरिला जो है एक प्रकार का कीट है, वह किस फसल को वह प्रभावित करता है, तो वह गन्ना को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 52 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि DVD है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो यह है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसी को DVD कहा जाता है। DVD का फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 53 में कह रहा है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। सही बात है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल होती है। देखिए इसमें कई सारी घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसके बाद प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, प्रकाश फैलता है, प्रकीर्णन होता है। उसके बाद जब प्रकीर्णन होता है तो वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये सारी के सारी घटनाएं इसमें शामिल होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 में कह रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुनी की जाए, यानी कि दोगुनी हो जाती है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, तो जो उसका मूल होगा, जो वास्तविक होगा, उसका वह आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी द्रव्य की वाष्पन दर, वह द्रव्य की वाष्पन दर क्या होती है, तो यह जो है द्रव्य के तापमान पर निर्भर करती है। चारों ओर जो वायुमंडल का टेम्परेचर होता है उस पर भी यह निर्भर करती है। वाष्पन क्या होता है, जब गर्मी होगा, तापमान होगा, तो वाष्पन की प्रक्रिया तेज होगी, कम होगा तो कम होगी। तो ये सारे जो क्लाइमेट में जो है टेम्परेचर उस पर भी डिपेंड करती है, द्रव्य के तापमान पर भी डिपेंड करती है, और द्रव्य का जो सतह क्षेत्रफल होता है उस पर भी ये डिपेंड करती है वाष्पन दर, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। ठीक है, लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है, तो कहाँ होता है, तो दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। ऐसा कंडीशन कब होगा कि लोलक का गोलक का वेग शून्य हो जाएगा, तो शून्य कहाँ पे होगा, तो जब स्टार्टिंग से अप की तरफ जाएगा और फिर वहाँ से फिर वापस जाएगा, तो यहाँ दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। आप देखेंगे घड़ी का जो पेंडुलम जो आपको मूव करते रहता है, तो वहाँ से जब एक छोर पर जाता है तो वहाँ, और फिर एक से दूसरे छोर पर जाता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके का ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है कि दोनों महत्तम, है ना, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 में कह रहा है कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है, स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो वह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। अब मान लीजिए कि आप क्या करिए, तीर धनुष जब होता है उसको आप क्या करते हैं, तीर को पीछे की तरफ घूरते हैं, तो वो क्या स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे उसे छोड़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, एक स्पीड आएगा ना, तो गति में हो जाएगा कन्वर्ट वो तीर, तो वो गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सिंपल सा उदाहरण है। साथियों, अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगेगा ही लगेगा, तो आप इसे क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और साथ ही साथ अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे वीडियो आपको छूटे हुए होंगे जो आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हो। जैसे आपका एंसेंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो है, NCERT का ऑब्जेक्टिव, उस वीडियो को भी अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा बायोलॉजी NCERT के MCQs को भी अपलोड कर दिया गया है। उसके अलावा एडिटोरिया के वॉल्यूम 1 से लेके एडिटोरिया के वॉल्यूम 1 के कुल 15 सेट, यानी कि 1 से 15 सेट को भी अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण वीडियो, यानी कि सेगमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट आपके पार्ट्स होंगे आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपको बिहार SSC, बिहार दरोगा, BPSC 70वीं, इन सारे एग्जामिनेशन में वहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, उसी NCERT का पूरा वो निचोड़ होगा। तो चलिए समय को यहाँ पे बर्बाद नहीं करते, एक समय भी आपका बर्बाद हम नहीं जाने देंगे। हम आपके जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको यह सूचना दे रहे थे। तो चलिए प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है
कि m⁻⁻2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो यह जो है वह त्वरण की एसआई इकाई होती है, त्वरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इटांकी। पूछा जा रहा है कि वह किस राज्य में स्थित है। तो यह नागालैंड में स्थित है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया जाता है। ठीक है। निम्न में से किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। आप यहीं से अभी के अभी याद कर लेंगे, जो नेपाल हिमालय है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 में कह रहा है कि फाग किस राज्य का महिला नृत्य है। फाग एक महिला नृत्य है, लेकिन वह किस राज्य का है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यह जो है हरियाणा का महिला का नृत्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। भारत की नियाग्रा के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न को हम लोग जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं तो आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो यह हो जाएगा इसका चित्रकूट। प्रश्न संख्या 63 किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो साथियों, जो काली मिट्टी होती है ना, उसमें नमी एब्जॉर्ब करने की, नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जैतून की जो कृषि होती है उसको अन्य किस नाम से जाना गया है। तो ओलिवी कल्चर के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनेशन में प्रश्न ऐसा पूछा भी गया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65 भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी कि क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। यानी भारत का राज्य का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है। तो वह है सिक्किम। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। आप इसे याद भी कर लेंगे। प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। दोस्तों, आपको एक तो याद आ जाएगा यहाँ से, मासिनराम मेघालय में पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में कहीं है ऐसा चर्चा है, ऑप्शन सी में नहीं चर्चा है, ऑप्शन बी में नहीं है चर्चा है। तो बिना कुछ जाने भी आप यहाँ से ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय जो है वह भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। तो गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी पूर्व हुआ था, है ना। 319 ईस्वी से गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पे भारतीय रिपब्लिक पार्टी की बात की जाए तो इसका गठन अंबेडकर के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं किया गया था। इसके बाद ऑप्शन बी में जो है वह स्वतंत्र लेबर पार्टी है, इसे भी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा गठित किया गया था। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि दलित शोषित समाज। देखिए इसे अंबेडकर जी ने नहीं बल्कि कांसीराम ने इस दल का, राजनीतिक दल का गठन किया था। कांसीराम के द्वारा इसका गठन किया गया था। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, इसे अंबेडकर ने ही गठित की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको गलत आंसर ढूंढना था। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो दोस्तों नोआखली की बात की जाए तो स्वतंत्रता भारत जब स्वतंत्र हुआ था उससे 1 वर्ष पूर्व में यह नोआखली विद्रोह हुआ था। जो आज वर्तमान में बात किया जाए वह बांग्लादेश क्षेत्र पड़ता है, लेकिन उस समय बंगाल का क्षेत्र में पड़ा करता था। वहाँ के मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं, महिलाओं या इन सब पर अत्याचार किया गया और उन्हें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन पर करने के लिए कहा गया था। तो वही नोआखली काल था। उस दौरान महात्मा गांधी के सचिव जो है वह प्यारे लाल थे, है ना। प्यारे लाल उस समय सचिव थे और वह स्वतंत्रता भारत जब स्वतंत्र हुआ था उससे 1 साल पूर्व की घटना है, 1946 की घटना है। प्रश्न संख्या 70 में कह रहा है कि अजातशत्रु को किस परंपरा में कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात किया जाए यह जो कुनिक के नाम से अजातशत्रु को किस परंपरा में जाना गया है, तो यह नाम जो उन्हें दिया गया है वह जैन धर्म में, यानी कि जैन के द्वारा दिया गया है। जैन धर्म में उन्हें कुनिक के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कि अजातशत्रु किस वंश के थे, तो यह इनका संबंध जो है हर्यक वंश से था और यह बिंबिसार के पुत्र थे। प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 71 पे जाते हैं। 71 नंबर प्रश्न में साथियों कह रहा है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। यूँ तो बात की जाए हिंदू पैट्रियट, इसे भी यह भी एक इंग्लिश भाषा का समाचार पत्र था। द हिंदू भी इंग्लिश था, यंग इंडिया भी इंग्लिश समाचार पत्र था, और बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था जो जेम्स ऑगस्ट विकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये भी तो एक अंग्रेजी समाचार था। तो इसमें तो सारे के सारे अंग्रेजी समाचार पत्र है, पर पूछा गया है भारतीय के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए यंग इंडिया का, तो यह जो है महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से इसे प्रकाशित किया था। और भारतीयों के द्वारा तो ये भी तो भारतीय ही हुए, लेकिन उसकी बात करें तो यहाँ पे हिंदू पैट्रियट है। ठीक है, हिंदू पैट्रियट वह पहला भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र था, और इसे जो है हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा संपादित किया गया था, है ना। हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था अथवा संपादित किया गया था। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। देखिए, चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और खेड़ा का युद्ध, बोला जा रहा है कि यह कौन सा इसमें जो है वह सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो देखिए, चौसा की अगर युद्ध की बात की जाए तो यह 1538 में नहीं बल्कि 1539 में हुआ था। और किनके मध्य में हुआ था, तो यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था। तो यही आपका गलत हो गया और आपको गलत ही ढूंढना था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए हल्दी घाटी का युद्ध तो वह 1576 में लड़ा गया था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था, और खेड़ा का युद्ध 1707 में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विनय पत्रिका के रचयिता थे। तो यह विनय पत्रिका था वह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, तुलसीदास इसके रचयिता थे। प्रश्न संख्या 74 में कह रहा है कि सतलज नदी का पुराना नाम क्या था। तो सतलज नदी का प्राचीन समय में पुराना नाम था सतुद्री के नाम से जाना जाता था सतलज नदी को। प्रश्न संख्या 75 में कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था। तो यह एक गारो जनजाति थी, उसका विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। यूँ तो एक साल ये नहीं चला, ये कई एक साल से इसकी प्रारंभ जो है दोस्तों 1813 से ही शुरू की गई, और यह 2-3 चरणों में यह पागलपंथी विद्रोह अमूमन मेनली तो 2 चरण में चला, लेकिन यह कंटिन्यू चलता रहा और इसकी शुरुआत 1813 से ही हो गई थी। प्रश्न संख्या 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस ब्रह्म समाज को नेतृत्व प्रदान किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे नेतृत्व प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 77 में कह रहा है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो यह जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था उस समय जो यह प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, वह था साथियों लॉयड जॉर्ज, है ना। लॉयड जॉर्ज उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। प्रश्न संख्या 78 में कह रहा है कि किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो यह स्टेटमेंट, यह जो है यह वाक्य सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। प्रश्न संख्या 79 में कह रहा है कि व्हाइटले कमीशन संबंधित था। यह व्हाइटले कमीशन क्या था साथियों, तो यह श्रम से यानी कि लेबर से संबंध था इस कमीशन का। प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शेरशाह किस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। तो यह बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में लड़ा था, है ना। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में क्या किया था, हुमायूं को पराजित किया था। उसके बाद यह क्या हुआ था कि दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी। तो यह जो कमेटी जो थी अरुणडेल कमेटी, उसी के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता थी, ऐसा आवश्यकता का उसमें चर्चा किया गया था, और यह अरुणडेल कमेटी की रिपोर्ट थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणडेल कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ पे कुल मिला के 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोस्तों, और बोल रहा है कि इसमें से कौन सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सत्य है और कौन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें तो
तो यह ऑप्शन 1 में कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह कह रहा है नहीं थी, जबकि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको गलत ही ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, 2 में कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो देखिए यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं बल्कि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अगर बात किया जाए ऑप्शन 3 की, तो ऑप्शन 3 में कह रहा है कि यह बहुदलीय निकाय थी। तो ये आपका सही है। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 आपका गलत हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर बनेगा, चूँकि आपको गलत आंसर फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 83 में कह रहा है कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। तो राज्य के विधानसभा सदन की आवश्यकता होती है, वह किस लिए कि राज्यों की जो सीमा होती है उसको चेंज करने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो आखिर है क्या? तो यह राष्ट्रपति है और उनकी अवधि है। किस राष्ट्रपति का अवधि किस टाइम पीरियड तक रहा है उससे आपको मैच करना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद की बात की जाए तो इनका कार्यकाल यानी कि इनका समय अवधि था जब यह राष्ट्रपति हुए थे, तो यह अवधि हुआ करता था 1974 से 1977 तक। इसके बाद आएंगे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल था 1977 से 1982। और एक बात और याद रखने योग्य है और महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निर्विरोध, तो यह नीलम संजीव रेड्डी ही थे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनका जो कार्यकाल था वह था 1967 से 1969 के टाइम पीरियड तक। और बीबी गिरी की बात की जाए तो इनका जो है टाइम पीरियड यानी कि कार्यकाल 1969 से 1974 के दौरान ये राष्ट्रपति रहे थे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो देखेंगे कि ए का 2 यानी कि ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। फिर बी का देखेंगे तो बी का 3rd हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों में 3rd है। सी का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में किसके समान है। तो जिस तरीके से महालेखा एवं परीक्षक को हटाया जा सकता है उसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। तो ये दोनों क्या है, इनकी दोनों को हटाने की प्रक्रिया समान है। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। देखिए बुलाते हैं राष्ट्रपति और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 में क्या कह रहा है, 87 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसके आरंभिक अधिकारिता जो है उस क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए ऑप्शन 1 में कह रहा है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो है वह किस में आता है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है। तो यहाँ पे एक आपका सही हो जाएगा, ये तो आता है। अब संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद यह उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में नहीं आता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन आता है ना। तो इस तरीके से अभी ये तो नहीं आता है। अब बात की जाए ऑप्शन नंबर 3 की, तो भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद यह भी नहीं आता है। और 2 या अधिक राज्यों के बीच की अगर बात करें तो यह आता है, कहाँ पे आता है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में। ऐसा नहीं कि ये सब नहीं आता है, लेकिन आपसे प्रश्न में कह रहा है कि आरंभिक अधिकारिता में कौन आता है। तो ऑप्शन 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो यह राज्यपाल का वेतन और जो उनके अलाउंस होते हैं भत्ते वह कहाँ से उन्हें दिए जाते हैं। तो यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा प्रदान किया जाते हैं। क्योंकि राज्यपाल जो है कोई ना कोई स्टेट का ही होता है ना, तो यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इन्हें प्रदान किया जाता है राज्यपाल का वेतन और भत्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89।
89 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं। इसमें से जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है। इस टाइप का प्रश्न पूर्व में भी पूछा जा चुका है और हमने सॉल्व भी किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वह क्या है साथियों, निकाय है। ठीक है, यह निकाय है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे केवल एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो यह 53वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसी में मिजोरम को एक राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 91 में कह रहा है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों, है ना, अनुसूचित जाति अलग होती है, अनुसूचित जनजातियों की बात करा जा रहा है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो उसकी व्यवस्था की गई है। तो उसकी व्यवस्था जो है वह साथियों किया गया है आर्टिकल नंबर 330 में। ठीक है, 330 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध 330 का है अनुसूचित जनजाति से, आप इसे याद रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 92 में कह रहा है कि ट्रेल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ट्रेल एक दर्रा है जो कि पूछा जा रहा है कि किस राज्य में यह स्थित है। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमेच्योर, यानी कि बराक ओबामा है उनकी पत्नी पर एक पुस्तक लिखी गई है द एमेच्योर, उसके लेखक कौन है। इस पुस्तक को किनके द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को जो है एडवर्ड क्लीन ने लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है, द एमेच्योर, जो कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के ऊपर आधारित यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, यानी कि राइट है। तो देखिए प्रश्न को, यानी कि ऑप्शन को पढ़ते हैं। यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह एबेल पुरस्कार जो है वह नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये सही है। और बात करें जाए ऑप्शन नंबर 2 की, तो इसे गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, या इसे गणित के नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो 2 ऑप्शन सही है। और इसे 2001 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये आपका गलत है। इसकी शुरुआत 2001 से नहीं हुई थी। तो कुल मिला के देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 की बात करें तो चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन रैमन मैगसेसे अवार्ड, है ना, यह रैमन मैगसेसे अवार्ड के पुरस्कार विजेता है। तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदर बहुगुणा के नेतृत्व में हुई थी, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुई थी। और कई महिलाओं ने भी क्या किया था, इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पेड़ों को, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से। अब आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि कौन रैमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता है जो कि चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो यह चंडी प्रसाद भट्ट है, जो कि क्या है, इन्हें रैमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह क्या थी, चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 96 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक गेम है जिसमें महिला पुरुष दोनों एक साथ खेलते हैं। तो यह है साथियों कॉर्फबॉल, है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या, चूंकि ऑप्शन में जो दे रहा है उसके आधार पर, ठीक है, टेनिस की बात किया है तो उसमें भी युगल खेलते हैं, मेल और फीमेल दोनों खेलते हैं। चूंकि आपको ऑप्शन के थ्रू आंसर तक जाना है तो ऑप्शन में कॉर्फ बॉल होता है। हैंडबॉल में मेल फीमेल एक साथ नहीं खेलेंगे, सॉफ्ट बॉल में भी नहीं खेलेंगे, और बेसबॉल में मेल फीमेल एक साथ नहीं खेलते हैं। टेनिस में युगल जब होता है तो उस युगल में एक मेल एक फीमेल का जोड़ी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं कॉर्फ बॉल जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 में कह रहा है निम्नलिखित को सही सुमेलित करने, यानी कि एक तरफ देश है दूसरी तरफ क्या है साथियों, राजधानी है। तो यहाँ पे देखिए कितना सरल दिया हुआ है ऑप्शन, कोई भी स्टूडेंट इसे बना के ही जाएगा और बिल्कुल सही जाएगा। अब यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव, यानी कि बी का 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। एकमात्र यही ऑप्शन है। फिर भी अगर बात की जाए तो अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इसके अलावा बात की जाए कि यहाँ पे युगांडा की राजधानी कंपाला है और चिली की राजधानी सेंटियागो, यानी कि एक सीक्वेंस में ही दिया हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
98 नंबर प्रश्न की बात करें तो भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, है ना। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न की बात करें, देखिए ये भी आपका जो है एक नृत्य है और दूसरी तरफ राज है, किस राज्य से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला नंबर में बिहू, है ना। बिहू की बात की जाए तो इसका संबंध असम से है। काला नृत्य की बात की जाए इस नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। बैम्बू नृत्य की बात की जाए तो इसका संबंध नागालैंड से है। और दांडिया नृत्य जो सभी के सभी जानते हैं गुजरात का फेमस है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, आप देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है ए का 2। अब ए का 2 कहाँ कहाँ दे रखा है, ए का 2 ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, तो बी आपका और डी गलत हो जाएगा। उसके बाद काला नृत्य का हमने बी का 4 मिलाया है, तो बी का 4 यहाँ भी है और बी का 4 यहाँ भी है। उसके बाद क्या है बैम्बू नृत्य यानी कि सी का 1 है। अब देखिए सी का यहाँ पे 3rd है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट 4 का यह अंतिमा प्रश्न यानी कि 100वां प्रश्न है। इस 100वें प्रश्न तक अगर आपने पूरा वीडियो को देखा होगा तो आपके टेस्ट की तैयारी इसी प्रकार से अच्छी होती जाएगी। और जब एग्ज़ामिनेशन आएगा, जब आप एग्ज़ामिनेशन में प्रश्न को करेंगे, कंप्लीट करेंगे, प्रश्न को आप पढ़ेंगे, जब आप क्या कर रहे होंगे, पेपर दे रहे होंगे, उस समय पता चलेगा कि इस सेट का कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपकी परीक्षा में। तो चलिए अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न में कह रहा है कि कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ रोगी दिवस। आप सभी लोगों का इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे ज्ञान बिंदु सेट नंबर 5 में, और साथ ही साथ सेट नंबर 3 और 4 के मैथ की वीडियो को अपलोड, मैथ रीजनिंग और जो भी आपका सेगमेंट होगा, जैसे मैथ रीजनिंग ब्लड रिलेशन उसमें अगर इंक्लूड है तो वो रीजनिंग में आता है, उस सभी को अपलोड कर दिया जाएगा। उसे भी ज़रूर देखेंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, किसी भी प्रश्न को आप अनदेखा ना करें। अगर इजी लगता है तो एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।